नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग का लेक्चर जो है वो 68th मेंस का लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे 68th और 69th बीपीएससी मेंस इकोनॉमिक सर्वे, जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे आई हुई है 2022-23 का डाटा है इसमें फ्रेंड्स। और ये आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा सभी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे आंसर लिखने में। और अच्छा आंसर तभी माना जाता है इकोनॉमिक्स में जब आप डाटा इकोनॉमिक सर्वे या बजट जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से दिया गया है। इसमें आज हम लोग 10-12 टॉपिक्स को देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक है, जिसका डाटा आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये सभी स्लाइड जो मैंने बनाई है वो आपको गवर्नमेंट ने जो 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है उससे पीडीएफ से लिया गया है फ्रेंड्स। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इकोनॉमिक सर्वे का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम लिंक पे मैसेज करेंगे, आपको भेज दिया जाएगा। चलिए आज फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्लाइड में क्या रहा है, यह है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के बारे में बताया है भारत सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में। इसका क्या मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, मतलब इस टाइप इसका डाटा हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, इंडेक्स का पूछा जाता है, जैसे रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर रैंक आता है लिविंग, ईज ऑफ लिविंग इंडिया का क्या रैंक है, बिजनेस में क्या रैंक है। तो इस टाइप का अगर इंडेक्स बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ हम लोग इस सब डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा है विगत वर्षों में बीपीएससी ने कभी ना कभी कोई ना कोई एक इंडेक्स से पूछ लेता है क्वेश्चन उठा के, इसलिए हम लोग ने इसको चुना है। और ये आपको बहुत सारे अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू उसमें भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है आज का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को एक साथ क्यों रखा है गवर्नमेंट ने? ये इसलिए रखा गया है फ्रेंड्स क्योंकि देखिए, डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से कुछ भी अच्छा करता है गवर्नमेंट, कुछ रूल रेगुलेशन या कुछ भी लाती है, तो वो लिविंग में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हेल्प करता है। कैसे करता है हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट करा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स, दूसरा कह रहा है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, थर्ड है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, और फोर्थ है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें है क्या, क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स। तो क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स का क्या मतलब हुआ? तो कोई भी गुड्स का क्या मतलब हुआ? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ भी सरकारी जो पब्लिक गुड्स है जो सरकार बना रही है उसको, तो वो गुड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काम कर रहा है और ईज ऑफ लिविंग में। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जितना इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो डूइंग बिजनेस में भी सहूलियत मिलेगा, चाहे वो एमएसएमई हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या महारत्न कंपनी हो, सभी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है आजकल। तो उससे क्या होगा, डूइंग बिजनेस में मदद होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड होगा अच्छा कैपेसिटी का पूरे भारत में, तो उससे ह्यूमन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इंक्रीज़ होता है। हम लोग जानते हैं जिस स्टेट में जितने किलोवाट यूज़ होता है पर पर्सन, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि उस स्टेट में उतनी अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी
आज के ज़माने में डे टू डे लाइफ में नेसेसरी हो चुका है। हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होगा। हम जो वीडियो आपको दे रहे हैं बना के, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं संभव है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक नेसेसरी लाइफ का पार्ट हो गया है। इसी में देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक कैसे काम कर रहा है दोनों में? तो रेलवे ट्रैक का देखिए, अगर रेलवे ट्रैक सही से हो, अच्छा रनिंग स्पीड वो हैंडल करता होगा, तो उससे क्या होगा, बिजनेस करने में भी ईजी होगा। कैसे? कोई भी हमको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होगा एक जगह से दूसरे जगह, तो इजी वे में हो जाएगा। और अगर ट्रैक अच्छा है तो रेलवे टाइमली चलेगी, टाइम पे चलेगा। इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पीपल को भी हेल्प मिलेगा। तो देखिए अब रेलवे ट्रैक हो गया। अब तीसरा लिख सकते हैं इसमें, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे भी काम करता है फ्रेंड्स, इसी तरह जैसे रेलवे ट्रैक कर रही है काम, तो इसको भी हम लोग वेल डिफाइंड कर देंगे। चलिए, तो आप लोग क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स को समझ गए होंगे। उसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट को लेते हैं। नेक्स्ट में है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अंतर होता है। आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट होता है जो गवर्नमेंट हम लोग चुनते हैं, जो गवर्नेंस को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस कौन देता है? ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड जो सर्विस होता है उसे कहते हैं गवर्नेंस। तो कह रहा है, दूसरा कह रहा है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होता है। तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस दे रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कहना है। तो ये किस किस माध्यम के तहत दे रहा है? देखिए, यूपीआई एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस में काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग आजकल सभी को यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। हम लोग को ट्रस्ट है तभी तो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों में काम कर रहा है। एक तो बिजनेस को इजी बना रहा है पैसा के लेन देन में, और आदमी के भी इजी बना रहा है। कैसे? क्योंकि बैंक जाना नहीं पड़ रहा है पैसा के लिए, एटीएम नहीं जाना पड़ रहा है। तो ह्यूमन के लाइफ को भी इजी बना रहा है यूपीआई। उसी तरह हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे जीएसटी में, जीएसटी पेमेंट में अब एक सिंगल टैक्स भर के आदमी लिविंग को और इजी बनाता है। ये भी इसी तरह बिजनेस में ये काम करता है, जीएसटी, यूपीआई। फिर आधार एनेबल्ड से हम लोग देखते हैं बहुत सारे बिजनेस में आधार का यूज़ इस्तेमाल होता है, और आदमी के लाइफ में भी आधार एनेबल्ड, जैसे आधार एनेबल्ड से हम लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं मनी को। तो ये सब तो 4-5 पॉइंट्स आपको याद रख लेना है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस में। अब देखिए, थर्ड है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ है? हम लोग लिख सकते हैं एयरवेज में देखते हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर के हैंड में दे दिया गया है। फिर रेलवे को, जैसे वंदे भारत सब है, रेलवे, एयरवेज, रेलवे, और प्राइवेट सेक्टर कहाँ सब है? महारत्न कंपनी में शेयर खरीद रही है। ये सब 4-5 पॉइंट है जो कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो रहा है सब जगह। तो इसको हम लोग वेल डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, फोर्थ वन करा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी। तो इस पर एक टॉपिक ही अलग है फ्रेंड्स, स्लाइड, तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको यहाँ पे होल्ड ऑन करते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग 4 पॉइंट देख लिए, क्या क्या? क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो गवर्नमेंट का कहना है ये चारों फैक्टर मिला के एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन करता है, और इससे क्या होता है? इनहांस प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स पीपल। मतलब प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल को इन्हांस करता है। ये सब जितनी गवर्नमेंट ये दे रही है, गवर्नमेंट का कहना है इससे इन पब्लिक का पोटेंशियल इन्हांस होता है। तो ये 2014 से 2022 तक का दिया गया है रिफॉर्म्स जो हुआ इंडिया में, उसका नाम रखा गया है सबका साथ सबका विश्वास। तो आप लोग को देख लेना है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में करा है क्वालिटी हेल्थ फॉर ऑल। तो क्वालिटी हेल्थ फॉर ऑल में क्या क्या काम सब हुआ है? तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है।
तो हेल्थ सेक्टर से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ हम इसका डाटा का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। जैसे 67th में बिहार के हेल्थ से पूछा गया था, तो उसी तरह तो डाटा हमें अगर याद रहता है तो हम कंपेयर करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा योजना जो है वो सेंट्रल के साथ साथ स्टेट में भी रन कर रहा है, तो कुछ डाटा को हम यहाँ से उठा के स्टेट में भी यूज़ कर लेंगे। तो चलिए, इसमें 5 पॉइंट बताया है गवर्नमेंट ने क्वालिटी हेल्थ फॉर ऑल के लिए क्या क्या यूज़ किया जा रहा है। देखिए, फर्स्ट कर रहा है 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, ये सभी जानते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है 2017 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी। देखिए, इसमें जो है 2017 से लेके 2017, 18, 19, 20, 21 और 22, ये सभी ईयर का यानी पिछला 5 साल का गवर्नमेंट ने डाटा दे रखा है कि हमने क्या क्या किस क्वालिटी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए सभी के लिए क्या क्या किस वर्ष में क्या है। तो अगर आपको ये सब याद रहेगा 1-2 पॉइंट भी, तो ईयर वाइज आप लोग लिखेंगे इसको, इससे क्या होगा, एक आपका जो आंसर होगा वो बहुत अच्छा फॉर्मेट में बन के तैयार होगा। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या क्या 2017 में कह रहा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। चलिए ठीक, 2018 में क्या सब आया था, आयुष्मान भारत, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस का सेंटर खोलने की बात कही गई थी। आयुष्मान भारत जिसमें PM जन आरोग्य योजना था। फिर एक पोषण अभियान है जिसमें अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी रखा गया था पोषण के तहत। चलिए, 2019-20 में अब देखिए क्या सब है। ई संजीवनी OPD है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो निमोनिया को भारत से हटाने का कब का टारगेट था, 2022 का, और बिहार में नहीं, इंडिया में 2025 का है और बिहार में 2023 का है। निमोनिया को इरेडिक्ट करने का मतलब ख़त्म करने का टारगेट रखा गया है। चलिए, तो हो गया 2019-20 में 2 पॉइंट्स था। 2021 में देखिए क्या सब हुआ है, करा कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम चलाया गया था कब, 2021 में। फिर एक्सेप्ट फाइनेंस कमीशन हेल्थ सेक्टर ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज़। तो हमने देखा था कि कोरोना के समय, कोरोना के टाइम पे ये महसूस हुई कि लोकल लेवल पे हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसको टारगेट रख किया गया हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए लोकल बॉडीज़ के लेवल पे। फिर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। चलिए, अब देखिए 2022 में क्या सब हुआ। 2022 में हुआ है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, और ये कब तक है, 2025 का टारगेट रखा गया है। क्या है, 2025 में टीबी को भारत से भगा देना, और ये कब स्टार्ट हुआ है, 2022 में। फिर है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम मतलब आपको टेलीफोनिक वे में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का फैसिलिटी दिया जाएगा जो भी मेंटली प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये सब हर ईयर में क्या क्या हुआ पिछले 5 साल में वो डाटा दिया गया है सरकार की तरफ से। और देखिए क्या लिखा गया है, मल्टी डायमेंशनल इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोविजंस ऑफ क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट का कहना है कि हम एक इनिशिएटिव लिए हुए हैं जो कि एक हेल्थ नेटवर्क को तैयार कर रहे हैं इंडिया में, हेल्थ नेटवर्क को इंडिया में तैयार कर रहे हैं, और ये हेल्थ नेटवर्क जो होगा पूरे दुनिया में सबसे बड़ी हेल्थ नेटवर्क इंडिया का होगा, गवर्नमेंट का कहना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग लिए हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ये सबसे पूछा जाता है। जैसे इंडेक्स आता है, इंडेक्स में भी बहुत सारे आते हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन किया रहता है।
तो उसमें उस सब को डिफाइन करते हुए हम लोग यहाँ से डाटा उठा सकते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या क्या यूज़ किया है। और देखिए पिछले स्लाइड में कुछ आपको बताना भूल गया। देखिए ये सब डाटा जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये बिहार में भी इस्तेमाल होगा। जैसे आयुष्मान भारत, ये बिहार में भी हो रहा है। ई संजीवनी ओपीडी बिहार में भी खुला हुआ है। तो मतलब यहाँ से हम बिहार को भी कोरिलेट कर लेंगे। अगर बिहार से स्पेशल पूछा जाएगा तो वहाँ भी हम लोग इस सब पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पूछ रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ गवर्नमेंट ने बताया कैसे कैसे हम देश में लाइफ का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया है। तो क्या सब पॉइंट, क्या सब डिस्क्राइब किया है इकोनॉमिक सर्वे में। पहला कह रहा है हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए घर के व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये 3 चीज़ आदमी के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला कह रहा है हाउसिंग फॉर ऑल, सभी को घर। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी, घर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी जब पहुंच जाएगा तब सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उसके बाद पानी। हम लोग इसको कोरिलेट कैसे करके पढ़ सकते हैं, ऐसे घर दिया, घर के बाद घर में बिजली चाहिए घर को रोशन बनाने के लिए, बिजली दिया, बिजली आया तो हम लोग समरसेबल मोटर चला सकते हैं, तो उसके लिए सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। और उसके बाद फोर्थ को हम लोग कैसे कोरिलेट करेंगे, जब पानी हो गया, बिजली हो गया, घर हो गया, तो अब क्या चाहिए, खाने पकाने के लिए कुछ चाहिए, तो क्लीन कुकिंग फ्यूल। तो ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ करा है, ठीक है वो सब तो हो गया क्लीन। अब हमको सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए, तभी तो आदमी को अपना ही रहेगा, तो सोशल सिक्योरिटी भी दिया गया। फिर छठा करा है ऑल वेदर रोड्स, सब चीज़ हो गया, तो आदमी को कनेक्टिविटी भी चाहिए एक दूसरे से, तो इसके लिए ऑल वेदर रोड्स का व्यवस्था किया गया। और 1 2 3 4 7 नंबर का रहा एफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर, मतलब ये सभी होगा तो उसके बाद आदमी जब बीमार पड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए एफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर। तो ऐसे आप लोग को याद रखना, कोई एक माइंड मैप बना लेना है ताकि भूले नहीं। क्वालिटी हेल्थ लाइफ में कैसे याद रखेंगे, घर दिया, घर में बिजली आया, पानी पीने के लिए सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर हुआ, ये सब हुआ, तो खाना पकाने के लिए कुकिंग फ्यूल दिया, ये सब हो गया, तो उसके बाद सोशल सिक्योरिटी दिया गया, सोशल सिक्योरिटी दिया तो कनेक्टिविटी के लिए ऑल वेदर रोड्स आया, उसके बाद फिर क्या है एफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर आया। तो ये सब क्या था, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। तो अब देखिए इसके अंदर डाटा आपको एक बार पढ़ लेना है, अगर याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं भी रहे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट्स याद रखना है ताकि हम लोग इसको डिफाइन कर सकें बिना डाटा का भी, अगर डाटा याद नहीं रहा तो। हाउसिंग फॉर ऑल कह रहा है, हाउसिंग फॉर ऑल में क्या कह रहा है, 2.1 करोड़ हाउसेस जो है वो कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना जी, मतलब ग्रामीण 2.1 करोड़ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाया गया है। कितना, 2.1 करोड़ हाउस को बनाया गया है। दूसरा देखिए कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर रहा है, 2.9 करोड़ रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड अंडर सौभाग्य स्कीम। तो योजना आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल दिया तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिया गया, बिजली दिया गया तो सौभाग्य स्कीम के तहत दिया गया, 2.9 करोड़ रूरल हाउस को सौभाग्य स्कीम के तहत बिजली का सप्लाई दिया गया। तीसरा कह रहा है सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, इसमें कह रहा है 11 करोड़ को टैप वाटर कनेक्शन दिया गया अंडर जल जीवन मिशन के तहत। तो चलिए पहले 3 देख लेते हैं क्या है। हाउसिंग फॉर ऑल, सभी को पक्का मकान किसके तहत दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, कौन सा, ग्रामीण। इलेक्ट्रिसिटी किसके तहत दिया गया था, सौभाग्य स्कीम के योजना के तहत। सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर किसके तहत दिया गया, जल जीवन मिशन के तहत। और क्लीन कुकिंग फ्यूल किसके तहत दिया गया है, अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत
क्लीन कुकिंग फ्यूल दिया गया, और कितने को दिया गया अब तक? 11 करोड़ को। सोशल सिक्योरिटी, तो सोशल सिक्योरिटी में क्या है? 49 लाख एनरोलमेंट हुआ है इन प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत, जिसमें 32 करोड़ को एनरोलमेंट हुआ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के में। फिर देखिए ये सब इंश्योरेंस है फ्रेंड्स, तो इसको याद रख लेंगे। ऑल वेदर रोड्स, तो ऑल वेदर रोड्स किसके तहत बना है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ऑल वेदर रोड्स बना, और कितना रोड्स बना? 7.2 लाख किलोमीटर का रोड्स कंस्ट्रक्ट हुआ सिंस 2000 से लेके अब तक 7.2 करोड़ का 7.2 किलोमीटर रोड बना है अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, लास्ट पॉइंट, एफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर। तो एफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर में क्या आया है फ्रेंड्स? 22 करोड़ को बेनिफिशरी बनाया गया है, किसके तहत? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत। तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 22 करोड़ को बेनिफिशरी बनाया गया है एफोर्डेबल हेल्थ क्वालिटी में। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कैसे लिखना है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस पॉइंट को कहीं भी डिस्क्राइब करना हो तो इसको डिस्क्राइब कर देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू, लिख के कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23। जो भी डिफाइन करना है आपको लिख देना है कि ये डिफाइंड इकोनॉमिक सर्वे इंडिया के, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये सब बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या था आज के टॉपिक में, इकोनॉमिक सर्वे कहता है डिलीवरिंग डिजिटल सर्विस एट डोर स्टेप। इसका क्या मतलब हुआ? डिलीवरिंग डिजिटल सर्विस एट डोर स्टेप, मतलब आपके द्वार, डोर स्टेप मतलब होता है आपके द्वार, आपके द्वार पे डिजिटल सर्विस गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है। तो क्या सब डिलीवर कर रही है डिजिटल सर्विस में, उसको देखते हैं। इसको देखिए तोड़ के बताया है, वेलफेयर टेक इन डिजिटल इंडिया। तो क्या सब वेलफेयर का काम हो रहा है डिजिटल इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी में? देखिए फर्स्ट है आधार, दूसरा है CSC, तीसरा है डैशबोर्ड एंड एप्स, चौथा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, पाँचवा है जियो टैगिंग एंड ड्रोन्स, और छठा है टेलीमेडिसिन। ठीक है, आधार, तो आधार जो सरकार बता रही है, तो आधार से क्या सब बेनिफिट है? तो देखिए 134 करोड़ यूनिक आईडी कार्ड जनरेट हुआ है। DBT इज नियरली 900 सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स, मतलब 900 के अप्रोक्स सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स को मिला के DBT का यूज़ हो रहा है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल हो रहा है आधार से। 1550 करोड़ मतलब 1550 करोड़ ट्रांजेक्शन हुआ है आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस से, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये सब 3 पॉइंट्स आधार के अंदर सरकार ने बताया है, तो इसको याद रखेंगे। CSC के अंदर क्या है? CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर। तो कॉमन सर्विस सेंटर मतलब क्या हुआ? जहाँ गवर्नमेंट का आपको हर सर्विस मिलेगा ऑनलाइन। तो क्या है? 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर फॉर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू एवरी सिटीजन, यानी 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर को ओपन किया गया है पूरे इंडिया में। थर्ड देखिए, थर्ड कर रहा है डैशबोर्ड्स एंड एप्स। डैशबोर्ड और ऐप, क्या सब ऐप बनाया है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सर्विस देने के लिए? कोविन ऐप का याद रखेंगे, उमंग ऐप याद रख लेंगे, ई श्रम पोर्टल याद रख लेंगे, और जल जीवन मिशन याद रख लेंगे। काफ़ी है पॉइंट्स। तो क्या सब ऐप हुआ? कोविन, उमंग, ई श्रम, जल जीवन मिशन। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में करा फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी दूर करने के लिए डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे देखिए 46 करोड़ जनधन अकाउंट्स विथ 56% फीमेल अकाउंट होल्डर्स, मतलब 46 करोड़ जनधन अकाउंट्स खुला है, 46 करोड़ अकाउंट्स खुला है, जिसमें कि 56% जो है वो फीमेल होल्डर है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, स्कैन। नेक्स्ट कर रहा है 8.7 करोड़ वुमेन मोबिलाइज्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर DAY NRLM के तहत। कितना सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन को लाया गया अंदर, 8.7 करोड़ वुमेन को। चलिए जियो टैगिंग एंड ड्रोन्स। तो जियो टैगिंग किसका होता है, खेत का। तो खेत का जो जियो टैगिंग होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि उस पर अच्छे से इरिगेशन सिस्टम या फिर उसका नक्शा जो रोड मैप तैयार होती है उसको हम एकदम डिजिटली वे में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जियो टैगिंग ऑफ 5.2 करोड़ मनरेगा एसेट्स एंड 7.7 लाख रूरल फैसिलिटी हुआ है। ड्रोन सर्वे हुआ है 2.1 लाख विलेज का अंडर सभी माता स्कीम के तहत। चलिए अब देखिए टेली सर्विस में क्या सब सर्विस दिया गया है। ई संजीवनी, अब हम लोग ने ऊपर पढ़ा ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन दिया जा रहा था, तो इसमें बताया गया है 9.3 करोड़ ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन दिया गया है। और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से 517 करोड़ लर्निंग सेशन बनाया गया है स्टूडेंट के लिए। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है कि क्या सब डिजिटल सर्विस गवर्नमेंट दे रही है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसका भी डाटा हम लोग, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है पूछने लायक। इसको हम लोग कैसे किस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज में यूज़ कर सकते हैं, दोनों को बता के। ये देखिए 2014-15 का डाटा है और ये 2021-22 का डाटा है। ये डाटा क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी किस माध्यम से कितना % जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए 2014-15 का डाटा कहता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो था वो 12% ही था, और फिर लार्ज हाइड्रो जो था वो 15% था, और न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे वो 2% है, और थर्मल से जो करते थे वो 71% है। देखिए तो ये 2014-15 का डाटा है, और 2021-22 में क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है अब वो 29% हो गया है। पहले कितना था 12%, अब है 29%, यानी इंक्रीमेंट हुआ है कितना 17% का। चलिए देखिए लार्ज हाइड्रो में 11% है, तो पहले था 15%, अब है 11%, ये कमी हुआ है। तो हाइड्रो मीन्स वाटर से कमी हुआ है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से बारिश उस तरह नहीं हो रही है। फिर देखिए न्यूक्लियर एनर्जी में कांस्टेंट है, पहले भी 2 था अब भी 2% है। और थर्मल में देखिए जो NTPC जनरेट करती है थर्मल पावर से, तो थर्मल जो 71% है अब वो घट के आ गई है 58% पे, 58% पे। तो इससे क्या शो हो रहा है कि हम गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है किस में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएं। तभी तो थर्मल घट रहा है कुछ सालों से। डाटा कह रहा है कि पहले 71% था, अब है 58%। तो देखते हैं बहुत सारा घट गया और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है क्लाइमेट चेंज को लेके वो सीरियस है। तो क्लाइमेट चेंज का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा वहाँ हम इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने में, कंपेयर करके बता देंगे कि पहले ये था अब ये था, ये तो ये सब डाटा आपको याद रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका आंसर फ्रेमिंग अच्छा बनेगा। चलिए अब देखिए ये कह रहा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी हम लोग देखते हैं कि जितनी भी
इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी फोरम होता है, कोई भी फोरम हुआ या मीटिंग हुई, तो वहाँ पे उस फोरम या मीटिंग में क्लाइमेट चेंज को लेके डिस्कस होता ही है। क्लाइमेट चेंज को लेके क्यों होता है वो आप लोग भी फील कर रहे होंगे अभी इतनी गर्मी में। तो क्लाइमेट चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए आपको इसका डाटा अच्छे से याद रखना है। तो क्लाइमेट चेंज को लेके हर जब कंट्री बात करती है तो हर कंट्री का अपना अपना एक्शन प्लान होगा। तो भारत सरकार ने भी अपना एक्शन प्लान इकोनॉमिक सर्वे में बताया है कि हम क्या कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। तो उसी को हम लोग को देखना है अभी कि भारत सरकार का क्या इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में और क्या एक्शन प्लान लिया जा रहा है इंडिया में। तो देखिए कर रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेस ऑन 8 मिशन, मतलब 8 मिशन पे काम किया जा रहा है, ये याद रखना है। प्रोग्रेस ऑन 8 मिशन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज कंसर्न एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या करा, प्रमोट करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो 8 स्टेप रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, 8 इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो देखिए 8 इनिशिएटिव यहाँ बताया गया है, 3, हाँ ठीक है, 8 दिया गया। तो फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट है नेशनल सोलर मिशन। तो ये नेशनल सोलर मिशन जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में हो रहा है, सभी को सोलर में दिया जा रहा है, इरिगेशन में, घर में, सभी को सोलर का यूज़ करने को कहा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, सोलर पावर कैपेसिटी जो है वो 61.6 गीगावाट इंस्टॉल करने का था अक्टूबर 2022 में, 2022 तक। तो इसका डाटा अभी आया नहीं है कितना गीगावाट इंस्टॉल हो गया। तो आप लोग को जब दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में तो यही याद रखना है कि 61.6 गीगावाट का अक्टूबर 2022 तक इंस्टॉल करने का लक्ष्य रखा गया था, किसमें, नेशनल सोलर मिशन के तहत। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट। तो 8 मिशन गवर्नमेंट ने बताया, तो फर्स्ट मिशन हो गया कंप्लीट। दूसरा मिशन देखिए, दूसरा मिशन क्या कहता है, दूसरा मिशन करा है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी इन्हांस्ड करेगा किसके तहत, पेट साइकिल के तहत, जो 7 नोटिफाइड फॉर एनर्जी सेविंग टारगेट ऑफ 6.6 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, मतलब 6.6 मिलियन ऑयल टन जो है ऑयल का, उसके बराबर एनर्जी सेव करेगा नेशनल मिशन के तहत। चलिए थर्ड पॉइंट्स करा है नेशनल मिशन। देखिए नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, मतलब नेशनल लेवल पे जो है क्लाइमेट चेंज को लेके नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब फिर एजुकेशन दिया जाएगा सभी को कि क्या हम कर सकते हैं अपने क्लाइमेट चेंज को, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसको बचाने के लिए हमें अपने स्तर पे क्या करना चाहिए, इसका नॉलेज इनिशिएटिव लिया जाएगा पूरे देश में। तो इसके तहत क्या होगा, क्रिएटेड एंड स्ट्रेंथ 12 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज जून 2021, यानी 2021 तक का डाटा है कि 12 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए खोला गया है। ये 3 हो गया। फोर्थ में देखिए क्या कर रहा है, फोर्थ में कर रहा है नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, यानी ग्रीन इंडिया को भी बनाना है। ग्रीन इंडिया का मतलब क्या हुआ, ग्रीन इंडिया कैसे बनेगा, कोई रंग से तो नहीं बनेगा, तो ग्रीन इंडिया कैसे बनेगा, पेड़ पौधे लगा के। तो इसके तहत सरकार कर रही है कि हम टारगेट रखे हैं 626.9 करोड़ दिया गया है फॉर एफोरेस्टेशन टारगेट ओवर एन एरिया ऑफ 2.1 लाख हेक्टेयर। 2.1 लाख हेक्टेयर में एफोरेस्टेशन किया जाएगा, मतलब पेड़ पौधे को लगाया जाएगा। और इसके लिए राजस्व कितना दिया गया है, 626.9 करोड़ दिया गया है, किसके लिए, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के लिए। ये 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। 5वां देखिए, फिफ्थ वन करा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को भी सस्टेनेबल बनाना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर से भी मीथेन सब का ज़्यादा उत्सर्जन होता है। तो इसका की टारगेट क्या रखा गया है, कवरिंग
0.15 लाख हेक्टेयर अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड 10 लाख हेक्टेयर अंडर माइक्रो इरिगेशन। तो माइक्रो इरिगेशन का क्या मतलब है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम से हम लोग यूज़ करते हैं इरिगेट करने के लिए, तो वो सब के तहत नेशनल मिशन के तहत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाने की बात कही गई है। 6th वन देखिए, 6th वन कहता है नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन में कहता है जल शक्ति अभियान के तहत बारिश होती है, कैच द रेन, मतलब कैच द रेन का मतलब क्या हुआ, वर्षा का जो पानी होगा उसे हमें स्टोर करना है, उसकी ऐसी व्यवस्था करनी है हमें स्टोर करना, और वो स्टोरेज पानी को हमें एग्रीकल्चर में, ड्रिंकिंग वाटर में, जहाँ भी इसका यूज़ हो सकता है उसको हमको इस्तेमाल करना है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है कैच द रेन। 6th हो गया। 7th पे देखिए, 7th वन कह रहा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। तो हिमालयन इकोसिस्टम को भी बचाए रखना है, क्योंकि एक डाइवर्सिटी होती है, उस डाइवर्सिटी को बचाना ज़रूरी होता है, कंजर्वेशन करना ज़रूरी होता है। तो उसके तहत क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। और 8th वन देखिए क्या कर रहा है, लास्ट वन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। तो एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए हर तरह का हैबिटेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए, हैबिटेट को बचाने के लिए नेशनल मिशन पे काम किया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि 721 किलोमीटर ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क जो होगा वो ऑपरेशनल होगा 1816 में इन 18 सिटीज़ में। 6.28 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। 6.2 लाख कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अगस्त 2022 का टारगेट था ये। तो एक सस्टेनेबल हैबिटेट बनाने की बात कही गई है देश में। तो ये सभी 8 पॉइंट था नेशनल क्लाइमेट को लेके कि क्या सब हम करेंगे क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान में। चलिए, होप आप लोग को आ रहा होगा समझ में, और PDF सही से नहीं आ रहा होगा समझ, आप लोग मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको दे दिया जाएगा। चलिए देखिए, तो उसी में था एक साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्ज़ाम में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को एक फ्यूचर फ्यूल की तरह देखा जा रहा है, मतलब भविष्य का ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ये, और इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ होने लगेगा तो क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे सुधार होना दिखने लगेगा। इसीलिए इसका हमें याद रखना है। इसके तहत क्या क्या हो रहा है देश में उसको देख लेते हैं हम लोग। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला कह रहा है लाइकली आउटकम्स बाय 2030, मतलब 2030 तक देखिए क्या सब हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम बनाने की बात कही गई है। 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, मतलब एक साल में 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि बना सकते हैं हम लोग। दूसरा करा है क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसिल्स फ्यूल्स इंपोर्ट ओवर ₹1 लाख करोड़ एंड क्रिएशन ऑफ ओवर 6 लाख जॉब। मतलब अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में बनना चालू हो जाता है तो कह रहा है 1 लाख करोड़ जो है जिसका हम लोग फॉसिल्स फ्यूल इंपोर्ट करते हैं वो बंद हो जाएगा, और इसके बदले में क्या होगा 6 लाख जॉब जो है उल्टा जनरेट हो जाएगा। कहाँ पे? इंडिया में। तो ये जॉब देने का भी काम करेगा। थर्ड पॉइंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन ऑफ अबाउट 125 गीगावाट एंड अबेटमेंट ऑफ नियरली 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। मतलब कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो एडिशन अबाउट, मतलब एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कितना 125 गीगावाट, और 50 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो
क्लाइमेट से ख़त्म हो जाएगा क्या, ग्रीन हाउस गैस का जो भी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है 50 मिलियन मेट्रिक टन एबेंडेंट हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट बताया गया है कि लाइकली आउटकम्स बाय 2030 के तहत 2030 आते आते। चलिए इंटरवेंशंस में देखते हैं क्या सब है हाइड्रोजन को लेकर। फाइनेंशियल इनिशिएटिव टारगेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब सिंपली कह रहा है कि घरेलू स्तर पे जो है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर का टारगेट किया जा रहा है पहला। दूसरा पॉइंट इसमें है रीजन कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड और यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन टू बी डेवलप्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, उसका सिर्फ कहना है कि हाइड्रोजन को डेवलप करके और ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। तो ये सब अगर होगा तो उसके लिए तो पॉलिसी आई होगी। तो क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट का, उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। डेवलपमेंट ऑफ एन एनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार हुआ है जो सपोर्ट करेगा किसको, ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम को। दूसरा पॉइंट करा रोबस्ट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क, मतलब एक स्टैंडर्ड और रेगुलेशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो इजी होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। फिर कह रहा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चलाया जाएगा कि कैसे हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, ये सब करेंगे इसके तहत। तो ये सब ग्रीन हाइड्रोजन का साइलेंट फीचर था इंडिया में। देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड क्या करा, नेट जीरो प्लेज। तो नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान हम लोग पढ़े, नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान होगा अगर उसको इनिशिएटिव किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक कभी न कभी सक्सेसफुल होगा। तो वो जब सक्सेसफुल होगा तो वो टारगेट क्यों रखा गया है, क्योंकि हमें नेट जीरो बनना है जिसका हम लोगों ने शपथ ले रखा है। तो वहीं पे यहीं पे कुछ विकसित देशों की बात कही गई है जिन्होंने प्लेज लिया है, और कुछ बड़े देश इकोनॉमिक सेक्टर में जो बड़े हैं उन्होंने प्लेज लिया है कब हमें नेट जीरो बनना है, उसी का डाटा डायग्राम है। तो आप लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ हम लोग इस एक रफ डायग्राम बना के इसे शो कर सकते हैं, इससे हमारा आंसर और अच्छा बन सकता है। तो इंडिया का टारगेट कब है कि 2070 तक हम नेट जीरो बनने का लक्ष्य रखे हैं, 2070 तक। और चाइना देखिए 2050 तक। फिर देखिए ये अमेरिका है, तो ये अमेरिका का कब है टारगेट, अमेरिका का भी है 2050 तक का, 2050 का अमेरिका का भी टारगेट है। तो उसी तरह सभी का दिया है। ब्रिटेन का कब है, 2050 तक का ब्रिटेन का है। ब्राज़ील का कब है, ब्राज़ील का भी 2050 तक का। तो इसी तरह हमें सबका शो किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए फ्रेंड्स, इसी स्लाइड को हमने वहाँ छोड़ा था, आपको बोला था कि एग्रीकल्चर के बारे में होल्ड ऑन करना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये स्लाइड है एग्रीकल्चर से, इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर। एक एग्रीकल्चर से अलग से इकोनॉमी में क्वेश्चन भी आता है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है ताकि हम लोग एक एग्रीकल्चर से कुछ भी आएगा तो उससे हम लोग बेहतर आंसर लिख सकेंगे। ये 6 पॉइंट दिया गया है, ये 6 पॉइंट को हमें याद रखना है एक अच्छा आंसर लिखने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो क्या सब स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पहला कर रहा है PM किसान योजना आया था, दूसरा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, दूसरा है PM फसल बीमा योजना, लिख दे रहा हूँ PM फसल बीमा योजना। थर्ड कर रहा है, थर्ड है इसमें नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम के तहत इनाम जिसको दिया गया ई नाम
फोर्थ वन कह रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाया गया है। फिफ्थ कह रहा है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और सिक्स्थ वन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम लोगों ने 6 स्टेप देखा जहाँ गवर्नमेंट बता रही है कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या सब स्टेप ले रही है। तो क्या सब स्टेप है फ्रेंड्स? पहला पीएम किसान, दूसरा क्या है पीएम फसल बीमा योजना, तीसरा ई नाम का जो मार्केट आया हुआ है, ई नाम याद रखेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आया हुआ है, और फिफ्थ वन क्या है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और सिक्स वन कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये 6 स्टेप एग्रीकल्चर में लिया गया है। तो पीएम किसान में देखिए अब तक क्या दिया गया है। पीएम किसान में सप्लीमेंटिंग फाइनेंशियल नीड 11.3 करोड़ फार्मर कवर्ड सिंस इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन जो अभी हुई थी इसका, उसके बाद से अब तक 11.3 करोड़ को दिया गया है इसका लाभ पीएम किसान, जिसके तहत ₹6,000 एनुअली मिलते हैं फार्मर को 3 इंस्टॉलमेंट में, हर इंस्टॉलमेंट 2,000 का होता है। चलिए दूसरा कह रहा है पीएम फसल बीमा योजना, इसके तहत क्या है फसल का बीमा होता है। इसके तहत कह रहा है लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड विथ फार्मर रिसीविंग कंपनसेशन ऑफ 1.2 लाख करोड़ सिंस इंस्पेक्शन, मतलब 1.2 लाख करोड़ अब तक कंपनसेशन दिया गया है फार्मर को फसल बीमा योजना के तहत। चलिए थर्ड वन कर रहा है ई मार्केट, ई नाम, तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, जिसमें कि ऑनलाइन कम्पिटिटिव ट्रांसपेरेंट बाइंडिंग बिडिंग सिस्टम ये सब रखा गया है। फिर देखिए फोर्थ वन कर रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट और कम्युनिटी फार्म्स वाया सेक्शन ऑफ ₹13,681 करोड़। इसका आपको डाटा याद रखना होगा, या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आप लिख सकते हैं। अगर डाटा याद भी ना रहती इसको बना के लिख सकते हैं आप लोग। फिर देखिए फिफ्थ वन का रहा है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या हुआ? बागवानी। तो उसके लिए कहता है कि एक मिशन लाया गया है इंटीग्रेटेड वे में डेवलपमेंट करने के लिए हॉर्टिकल्चर को। ठीक है, चलिए छठा आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग जानते ही हैं कि प्रमोट किया जा रहा है फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी की जो पेस्टिसाइड्स है या इंसेक्टिसाइड्स है या फिर जो मैन्योर देते हैं हम लोग, मैन्योर या फर्टिलाइज़र, वो केमिकली बना होता है, केमिकल से ज़्यादा मात्रा में, जिसके वजह से सॉइल जो है इनफर्टिलिटी हो रहा है, या फिर सॉइल बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको मीथेन गैस का उत्सर्जन कर रही है। इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये 6 स्टेप था जो कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को लेके बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो आप लोग को भी ध्यान रखना है। और 2 क्वेश्चन बचे होंगे इस पर। देखिए फ्रेंड्स, अब है देखिए करेक्ट गवर्नमेंट का विज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। देखिए कोई भी कंट्री या स्टेट अगर उसको डेवलप होना हो या वो डेवलप की ओर जाता है तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है किसी कंट्री को डेवलप होने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवे में हो, रेलवे में हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ अच्छा है तो आप नई जॉब ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरेन FDI ला सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को वही बताया जा रहा है इसमें कि गवर्नमेंट का क्या सब विज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके।
तो ये उसी में है। पहला विजन कर रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। दूसरा कर रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे है। तीसरा कर रहा है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पे है। और चौथा गति शक्ति। तो हम लोग जानते हैं गति शक्ति में, पीएम गति शक्ति में 6 चीज़ को रखा गया था। 6 चीज़ को क्या 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 है इसमें? रेलवे है, रोडवे है, पोर्ट्स है, एयरवेज है, 1 2 3 4, और क्या हुआ? रेलवे, रोडवे, पोर्ट्स, एयरवेज और वाटरवेज को रखा गया है। वाटरवेज 5, एक 6 और एक बच जाता है। कौन सा बचा? आप लोग देख लेंगे एक 6 कौन सा है एक और। ये सब पीएम गति शक्ति में उसको रखा गया है। तो इससे क्या होगा? एक दूसरे को कनेक्टिविटी देगा। तो इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आएगा। तो ये आप लोग को एक बार पढ़ लेना, इसमें बहुत सारा डाटा है, उतना याद रखना नहीं है, बस एक ओवरव्यू आप लोग को देख लेना। अगर पूछ दिया तो आप लोग इसको, ताकि घबराएंगे नहीं लिखने में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये स्लाइड थोड़ा पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से। इसमें करा है मेकिंग इंडिया लॉजिस्टिक ग्लोबली कम्पिटिटिव। मतलब इंडिया को जो है, इंडिया को लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में ग्लोबली कम्पिटिटिव की तरफ बढ़ा रहा है। लॉजिस्टिक क्या हुआ? जो भी सामान या गुड्स को हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो लॉजिस्टिक, और जिस माध्यम से करते हैं उसी कहते हैं लॉजिस्टिक। चलिए तो देखिए इसमें क्या सब है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए लॉजिस्टिक में क्या सब रखा गया है। यहाँ देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 5 के बारे में डिफाइन किया गया है। लॉजिस्टिक को हम ग्लोबली कम्पिटिटिव कैसे बना रहे हैं। तो फर्स्ट है रैपिड इंक्रीज इन नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे में रैपिड इंक्रीज किया जा रहा है और रोड कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। दूसरा कर रहा है रेन्यूड पुश ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होता है, जब गवर्नमेंट बजट में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट दिखाती है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने स्तर पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, उसी कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट कर रही है कि हम पुशअप किए हैं किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पैसा, ताकि कुछ इसका यूज़ हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने में। तो जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है किसान रेल को लाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूज़ किया गया है। तो एक एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे। फिर है एयर पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक एक्सीडेड 90% ऑफ पर कोविड लेवल्स। मतलब more than 1 crore air passenger have availed the benefit of उड़ान स्कीम since its inspection in 2016। मतलब 2016 से जो अब तक का इंस्पेक्शन किया गया है, तो उड़ान स्कीम के तहत कितना है? 1 करोड़ पैसेंजर जो है इसका बेनिफिट ले चुका है उड़ान स्कीम का। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है लॉजिस्टिक को डेवलप करने में। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन कर रहा है कैपेसिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स नियरली डबल्ड इन 8 ईयर्स। मतलब मेजर पोर्ट्स का जो कैपेसिटी है, कितने मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में? याद है आप लोग को? 13 मेजर पोर्ट है इंडिया में। तो वो कह रहा है कि मेजर पोर्ट्स का जो कैपेसिटी था उसको डबल किया गया है, नियरली डबल्ड किया गया है। कब? इन 8 ईयर्स में। तो अगर डबल होगा तो ज़्यादा गुड्स को वहाँ पे स्टोर किया जा सकेगा या फिर शिपमेंट उतारा जा सकेगा। इससे क्या होगा? लॉजिस्टिक में एक स्ट्रॉन्ग इंडिया के रूप में उभरेगा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। फिर देखिए फिफ्थ वन कहता है लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स फॉर हेजल्स फ्री मूवमेंट ऑफ वेसल्स।
तो वाटर में जो वेसल्स मूव करेगा उसके लिए फ्री वेसल्स, मतलब किसी तरह का उसमें कोई रुकावट नहीं हो, ऐसा गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है ताकि हेजल्स फ्री यानी बिना रुकावट के मूवमेंट हो सके कार्गो सबका। तो ये था लॉजिस्टिक ग्लोबली कम्पिटिटिव में। तो एक बार आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि लॉजिस्टिक सबसे में या ऐसे सब में भी लिखने आ सकता है जो इंट्रोडक्ट किया गया है। तो उस वहाँ भी हम लोग इस सब का डाटा का यूज़ कर सकते हैं। अब फिर देखिए डिजिटल पब्लिक गुड्स, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले, एक बार फिर से देख लेते हैं। लो कॉस्ट एसेसिबिलिटी, आधार से जो हम लोग देखे थे, आधार लोन से भेजा जाता है पैसा, ये सब ये डिजिटल पब्लिक गुड्स है। फिर है गवर्नमेंट स्कीम में हम लोग बहुत सारा देखे थे, ई नाम, उमंग ऐप, तो ये सब है। चलिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, उसके तहत ट्रांजेक्शन हैसल्स फ्री होता है, ये सब दिया गया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि एक डिजिटल नेटवर्क बिजनेस करने के लिए दिया गया, स्मॉल बिजनेस के लिए। अकाउंट एग्रीगेटर, इसमें क्या करा है, द कंसेंट बेस्ड डाटा शेयरिंग फ्रेमवर्क इज करंटली लिव्स अक्रॉस द ओवर 110 करोड़ बैंक अकाउंट्स। तो 110 करोड़ से भी ऊपर के बैंक अकाउंट का एग्रीगेट किया गया है। फिर देखिए ओपन क्रेडिट एनेबल नेटवर्क रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। फिर है रोबस्ट डाटा गवर्नेंस के बारे में बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है, इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन फॉर इन्हांस यूजर प्राइवेसी एंड क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर स्टैंडर्ड ओपन एंड इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल्स। चलिए ये सब एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, इसका उतना यूज़ नहीं है, जो पिछले वाला हम लोग पढ़े थे वो वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। स्लाइड ये था इंडियन इकोनॉमिक से पूरा, वहाँ से हम लोगों ने ये उसको सेलेक्ट किया है क्वेश्चन को, जो डाटा आप लोग को याद रखना चाहिए। इसे अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे, तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो फिर इंडियन बजट पे लाएंगे, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा जो टॉपिक। फिर उसी तरह हम लोग बिहार का कर लेंगे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, फिर बिहार बजट को, जो भी जहाँ भी क्वेश्चन लिखने का ज़्यादा चांस हो पूछने का, उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। चलिए आप लोग लाइक करके अपना प्यार दिखाएं वीडियो पे। थैंक यू।